हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉलीमर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पॉलीमर्स में हमने एडिशन पॉलीमर के बारे में जाना था। ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमर के बारे में जाना था पिछले क्लास में। ठीक, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट चेन ग्रोथ जो अपना एडिशन पॉलीमर है उसको खत्म किया। लास्ट में बस नेचुरल रबड़ जो है उसका पार्ट थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन पढ़ करके ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक एक आपको जरूर बात कहेंगे, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में कहे थे कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना। एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स का, पॉलीमर का, ठीक है, इवन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का बहुत जरूरी है पढ़ना। एक एक चीज, एक एक सेंटेंस उसका आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और खुद से इवन उसका नोट्स बनाना पड़ेगा खुद का। ठीक है, तो वो ये बात जो है वो ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, नेचुरल रबड़। ठीक है, जो अपना पिछले क्लास में एडिशन पॉलीमर का पार्ट रह गया था। ठीक है, नेचुरल रबड़ यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नेचुरल रबड़, ठीक है, नेचुरल रबड़। बेसिकली नेचुरल रबड़ में है क्या कि ये इसको वीक इलास्टोमर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आपका वीक इलास्टोमर, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है ना ये बहुत जल्दी एक तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। बहुत जल्दी ये जो है क्या बोलते हैं, पिघल जाएगा, या फिर ब्रिटलनेस इसका बहुत कम होता है। काफी कम टेम्परेचर पे ही ये टूट जाएगा। अपना मतलब जो वास्तविक रूप है उससे ये हट जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी इसका लेकर के हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं वीक इलास्टोमर्स। वीक इलास्टोमर्स, ठीक है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका तकरीबन तकरीबन कितना होगा, 35 डिग्री सी। ठीक है, और ब्रिटल एट, ठीक है, 10 to 15 डिग्री सी। ठीक है, केवल 10 से 15 डिग्री सी ही इसका ब्रिटलनेस है। ठीक, अब होता क्या है, इसका जो मोनोमर होगा, नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर रहता है उसको कहते हैं हम लोग आइसोप्रीन। क्या नाम है उसका, आइसोप्रीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि CH2 ऐसे, ये रहा C, और ये आ जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड C, और ये CH2 और ये आ जाएगा H। ठीक, और इसी का नाम है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, ठीक है, इसका क्या नाम है, आइसोप्रीन। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन, और पॉलीमेराइजेशन जो होता है ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, एक तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म, ये वाला कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो बनेगा आपका पॉलीमर वो कौन सा फॉर्म में बनेगा, सिस फॉर्म। और एक कौन सा बनता है, ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं, सिस फॉर्म। ठीक, तो और इसका और एक मतलब कि, और इसको हम लोग IUPAC क्या लिख सकते हैं, टू मिथाइल, टू मिथाइल, ठीक है, 1 1,3 ब्यूटा ब्यूटाडाइइन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। पॉलीमेराइजेशन जब हम लोग करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो हटेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, ये वाला इधर की ओर टूटेगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर की ओर, और ये वाला इधर की ओर। ठीक है, तो बनेगा किस तरीके से, ये बनेगा डैश CH2C, और ये रहेगा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2, और ये क्या आ जाएगा H। फिर यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, C, और ये रहेगा CH3 डबल बॉन्ड C, और ये रहेगा CH2 डैश, और ये रहेगा H, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, सिस फॉर्म। ये कौन सा आपको फॉर्म मिलेगा, सिस फॉर्म। ठीक है, और इसका नाम क्या, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ का कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, नेचुरल रबड़। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसका जो मोनोमर है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रीन। ठीक है, मोनोमर कौन सा है इसका, आइसोप्रीन, ध्यान में रखना है। अब इसका यदि हम चाहें तो ट्रांसफॉर्म भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसका किसके साथ करवाएंगे, ट्रांसफॉर्म के साथ। तो ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं इसका, ये कुछ ऐसे हो जाएगा CH2,
ठीक है, ये ऐसे C और ये हम कर देंगे CH3 और सिंगल बॉन्ड C और ये H को ऊपर ले जाएंगे और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, और ये कौन सा होगा सिस वाला। ठीक है, पॉलीमेराइजेशन होगा, पॉलीमेराइजेशन होगा और कौन सा होगा ये ट्रांस प्रोडक्ट, कौन सा हम लोग लाएंगे ट्रांस वाला। ठीक है, और जो ट्रांस प्रोडक्ट आता है ना उसको गुट्टा पर्चा कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम अलग आपको सुनने में लगेगा, लेकिन नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये गुट्टा पर्चा करके आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो नाम क्या हो जाएगा इसका गुट्टा पर्चा, नाम हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, गुट्टा पर्चा। और ये कैविटी फिलिंग में काम आता है, रूट कैनाल जो करते हैं ना दांतों में जब कैविटी आ जाती है तो रूट कैनाल करने में ये क्या आता है काम आता है। ठीक है, बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर की ओर भागेगा। ठीक है, ये वाला इधर की ओर, ये वाला इधर की ओर और ये वाला इधर की ओर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बनेगा और ये दोनों तरफ से वैकेंसी वैलेंसी खाली हो जाएगा, यानी कि ये रहेगा CH2C। ठीक है, ये इस प्रकार से और हो जाएगा आपका फिर CH3 और ये डबल बॉन्ड C और ये CH2 और ऊपर क्या आ जाएगा H। ठीक है, और फिर CH2 से कनेक्ट हो जाएगा ये CH2, ये C और ये आ जाएगा आपका कौन सा ये वाला पार्ट। ठीक है, इससे कनेक्ट किए, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब ये वाला हाइड्रोजन तो इधर चला गया, यानी कि अब कौन सा बचेगा, ये देखेंगे जरा ध्यान से, ये वाला पार्ट रह गया। ठीक है, अब आगे की ओर यदि हमको जाना होगा तो क्या हो जाएगा, ये CH2C और ये आ जाएगा आपका CH3। ठीक है, CH3 और ये डबल बॉन्ड C और ये आएगा H और ये आएगा CH2, ऐसा करके जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे वो बढ़ते जाएगा और ये आ गया आपका N और इसी को कहते हैं गुट्टा पर्चा। इसका नाम क्या हो जाएगा गुट्टा पर्चा, थोड़ा अलग नेम है। ठीक है, गुट्टा पर्चा। ठीक है, याद रखेंगे ये किस में काम आता है, कैविटी फिलिंग में, कैविटी। ठीक है, यानी रूट कैनाल में। ठीक है, उसमें आपको काम आता है, ये बात समझ में आया, नोट करें इसको। अब क्या हुआ ना कि थोड़ा सा नेचुरल रबड़ इसका क्या है ब्रिटलनेस काफी कम है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि काफी कम ही जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसका बहुत ज्यादा नुकसान है, नुकसान क्या है भाई कि आप हम लोग चाहें तो इसको बहुत ज्यादा सख्त जहां पे अपने को जगह चाहिए वहां पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब चाहे तो इसका टायर वगैरह बनाना चाहे तो टायर इसका बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, क्योंकि जैसा ही हम बाहर लेकर के जाएंगे पूरा गाड़ी का इस पे वेट रहेगा। ठीक है, व्हीकल का वेट रहेगा और उसके बाद टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर तो हमारे यहाँ कितना चला जाता है गर्मी के दिनों में काफी जाता है अच्छा खासा। ठीक है, 45 46 47 ऐसे भी चला जाता है कहीं कहीं। तो उस कंडीशन में यदि टेम्परेचर केवल ये 35 ही सह सकता है, 35 के बाद ये मेल्ट कर जाएगा, तो सोचिए कि फिर टायर का क्या हालत होगा। ठीक है, तो इसी को सही करने के लिए, इसी को सही करने के लिए एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिसका नाम था गुडियर। ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था, गुडियर नाम के साइंटिस्ट। क्लियर, तो उनसे एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि नेचुरल रबड़ बेसिकली बना हुआ था और वो चीज जो है वो सल्फर के मतलब एक प्लेट में सल्फर था जिसमें जाकर के वो गिर पड़ा, और गिर पड़ा और उसके बाद फिर वो देखें तो उसका स्ट्रेंथ देख के काफी बढ़ गया उसका, यानी कि जो प्रॉपर्टीज था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, कहने का मतलब उसका प्रॉपर्टीज में इजाफा हुआ। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो नेचुरल रबड़ था जिसका ब्रिटलनेस काफी कम था। ठीक है, और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या था, बहुत ज्यादा ही कम था। ठीक है, ब्रिटल ब्रिटल एट केवल कितना था, ब्रिटलनेस कम कहने का मतलब है कि ब्रिटल एट जो ये टेम्परेचर है वो कम का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना था केवल, ठीक है, कितना था केवल, केवल और केवल 35 डिग्री सेल्सियस था। तो 35 डिग्री सेल्सियस था तो उसके बाद वो जो सल्फर उसमें मिला ना, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो अचानक ही बढ़ गया, यानी कि उसका उसका जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथ था वो क्या हो गया इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो फिर आगे हम उस चीज को भी देखेंगे और उसको वेल्कनाइज्ड रबड़ कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, वेल्कनाइज्ड रबड़। ठीक, उधर उनके जो आग का देवता जिसको कहा जाता है वेल्कनाइज्ड, उसी के नाम पे वो रखे थे, दैट इज वेल्कनाइज्ड रबड़, उसका नाम
रखा गया था। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या है कि टू इंक्रीज इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स प्रॉपर्टीज, टू इंक्रीज इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। गुडियर नेम्ड साइंटिस्ट, ठीक है, एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड नेचुरल रबड़ ऑन हॉट प्लेट, नेचुरल रबड़ ऑन हॉट प्लेट, ठीक है, विथ सल्फर, विद सल्फर, ठीक है, विद सल्फर, ही सॉ रबड़, ठीक है, गॉट इम्प्रूव्ड, ठीक है, विथ इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, विथ इट्स प्रॉपर्टीज। आ रहा बात समझ में? क्या हो गया, उसका प्रॉपर्टीज जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, गुडियर नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, क्या नाम था उनका, गुडियर। उसके बाद फिर हुआ क्या, और इसी को क्या कहा गया, वेल्केनाइज्ड रबड़। क्या कहा गया, वेल्केनाइज्ड रबड़। बात समझ में आया, इसको क्या कहा गया, वेल्केनाइज्ड रबड़। ध्यान से देखेंगे, और जो प्रोसेस था उसको क्या कहा गया, वेल्केनाइजेशन, ठीक है, वेल्केनाइजेशन। क्लियर है, कैसे हो रहा था ये, यही जो अपना CH2 पहले से जो बना हुआ है CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ये आ जाएगा आपका CH2 और ये आ जाएगा H। ये जो पहले से क्या बना हुआ है अपने पास, पॉलीमर है, यानी नेचुरल रबड़ है। ठीक है, पहले से आपका क्या है, नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़, उसमें ये बॉन्ड इधर तोड़ा गया, ये बॉन्ड इधर तोड़ा गया, ठीक है। अब किससे मिला दिया गया, तो केवल 5% सल्फर लिया गया और हीट किया गया। 5% क्या लिया गया, सल्फर लिया गया और हीट किया गया, 5% केवल, ठीक है, जिससे क्रॉस लिंक जो है वो जनरेट होता है। क्रॉस लिंक कैसे, जैसे कि CH2, ठीक है, CH2, ये C और ये आ जाएगा आपका CH3, ठीक है, और ये सल्फर, ये CH2 ऐसा, और ये CH सल्फर कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2 और ये H। ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में, इस तरीके से आगे स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या मिल गया, सल्फर का क्रॉस लिंक्ड हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिससे इसका स्ट्रेंथ जो था, इस नेचुरल रबड़ का जो स्ट्रेंथ था वो क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आई, इसको क्रॉस लिंकिंग भी कहते हैं। क्लियर है किस तरीके से चल रहा है, हाँ, देख लेंगे जरा से इसको, ठीक है, और वेल्कनाइज्ड रबड़ भी इसको कहते हैं, वेल्कनाइज्ड रबड़, ठीक। आ रहा बात समझ में, तो ये आपका क्या था, वेल्कनाइज्ड रबड़ वाला पार्ट, नोट करें इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसा, तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड,
ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रबड़ था नॉर्मली, ठीक है, उसमें क्या किया हमने, सल्फर का क्रॉस लिंकिंग लगा दिया, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक या वेल्कनाइज्ड रबड़, वेल्कनाइज्ड रबड़, ये वाला पार्ट, ठीक। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं सिंथेटिक रबड़, क्या देखने वाले हैं, सिंथेटिक रबड़, इसको मिटा दें, ठीक, सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ में क्या है कि वहां पे आइसोप्रीन जो था वो क्या था, वो मोनोमर था। अब यहाँ एक टर्म है नियोप्रीन, और नियोप्रीन जो है वो क्या है, वो बेसिकली ये रहेगा आपका पॉलीमर। नियोप्रीन जो है वो क्या रहेगा, पॉलीमर। वहां पे आइसोप्रीन क्या था, मोनोमर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म हम लोग ले रहे हैं, एक कंपाउंड ले रहे हैं, वो क्या है, नियोप्रीन, और नियोप्रीन आपका क्या रहेगा, पॉलीमर, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नियोप्रीन के बारे में, ठीक है, नियोप्रीन, नियोप्रीन, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑटो टायर्स में, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर बेल्ट्स में, ठीक है। और ये क्या है, रेसिस्टेंस टुवर्ड्स, ठीक है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। कैसे बनता है ये, तो ये CH2 सी CH3, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे Cl, यहाँ क्या लेंगे Cl, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH2, और ये आपका आ जाएगा H, ठीक है। और इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन बनेगा किससे, क्लोरोप्रीन से, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 2 क्लोरो 1,3 डाई ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, 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 और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, ये टूट के यहाँ, ये टूट के यहाँ, ये टूट के यहाँ, ये टूट के यहाँ, ठीक है, क्या होगा, पॉलीमेराइजेशन, जिससे बनेगा क्या, CH2 C Cl डबल बॉन्ड C CH2 H, और ये ऐसा, ठीक है, कंटिन्यू चलते जाएगा, और जो ये बना इसी को कहते हैं हम लोग नियोप्रीन, क्या कहेंगे, नियोप्रीन, क्लियर है, इसी को क्या बोलेंगे, नियोप्रीन। और दूसरा जो सिंथेटिक रबड़ में पढ़ना है अपने को, वो पढ़ना है ब्यूना, ब्यूना एस, पढ़ चुके हैं कि नहीं, ब्यूना एस, ठीक है। और तीसरा जो पढ़ना है अपने को सिंथेटिक रबड़ में, वो पढ़ना है ब्यूना, ब्यूना एन। और ये दोनों हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोनों क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, नोट करें, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। ये आपका जो था सारा, कौन सा एडिशन वाला पार्ट, वो खत्म हो जा रहा है, इसमें सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब कौन सा देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जिसको कहा जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसको क्या कहा जाता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें मोनोमर्स यूज्ड फॉर, सारा कुछ तो बता चुके हैं लेकिन फिर से लिख देते हैं, मोनोमर्स यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, विल बी डाई और बाई, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप मिले रहेंगे, ठीक है।
जो मोनोमर रहेंगे उसमें क्या रहेंगे, दो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे टर्मिनल पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यदि हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो उसमें स्मॉल यूनिट्स का लॉस होगा, ठीक है, या फिर वो H2O हो गया या ROH हो जाए, अल्कोहल हो जाए, या फिर वाटर हो जाए, या कुछ और हो जाए, ठीक है, पहले भी बोले। और जो मॉलिक्यूलर वेट जो पहले रहेगा और जो बनेगा, ठीक है, जितना n हम लोग लेंगे उसके बाद जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो उससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग वाटर या फिर अल्कोहल या फिर कोई और जो छोटा मॉलिक्यूल रहेगा उसको हम लोग लॉस करेंगे, जिसके कारण उसका मॉलिक्यूलर वेट पहले वाले से क्या आने वाला है, कम आने वाला है। बात समझ में आया? तो और ये क्या होने वाला है, जो बाई या डाई हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग रहेगा, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, कंटेन किया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, ROH, ठीक है, NH3, ATC, ठीक है, ATC आर कंटिन्यूअसली लॉस्ट, ठीक है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू विच we get reduced total molecular mass of polymer, molecular mass of polymer, ठीक है। तो क्या बोले कि स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉस करेंगे किसके फॉर्म में, तो वाटर, अल्कोहल, NH3, ATC के फॉर्म में, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिड्यूस्ड मास रहेगा, किससे, जो कि पहले जो मास हम लिए रहेंगे, जो मोनोमर रहेगा उससे जो पॉलीमर बनेगा उसका क्या रहेगा, मास कम रहने वाला है, ठीक है। जो मोनोमर हम जितना मान लेते 10 लेंगे, ठीक है, सपोज एग्जांपल 10 तो होता नहीं, काफी ज्यादा होगा, मान लो 1000 लेंगे, तो 1000 लेंगे तो उधर जो बनेगा, ठीक है, 1000 से जो पॉलीमर तैयार होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, क्योंकि उसमें से क्या निकला हुआ रहेगा, बार बार n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अल्कोहल या NH3 या फिर कोई और मॉलिक्यूल्स निकला रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा, ठीक है, किसका, मोनोमर का, मोनोमर का टोटल, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो एक तरह से नॉट इक्वल या फिर कह सकते हैं कि ज्यादा रहेगा, नॉट इक्वल या कह सकते हैं ज्यादा रहेगा, ठीक है, किससे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर से, ठीक है। और ये भी क्या रहेगा आपका टोटल वेट जो रहेगा वो। क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें जो जो पढ़ना है उसको आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आएगा वो पढ़ना है अपने को नायलॉन, ठीक है, क्या पढ़ना है, नायलॉन, सबसे फर्स्ट नायलॉन, या फिर हम इसको कहेंगे पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स, ठीक है, नायलॉन्स या फिर पॉलीएमाइड्स। तो बेसिकली ये जो नायलॉन्स और पॉलीएमाइड्स जो रहेंगे इसमें तीन पढ़ना है आपने, ठीक है, तीन पढ़ना है, ठीक है, क्या तीन पढ़ना है आपको, तो सबसे पहला पढ़ेंगे नायलॉन, नायलॉन 6,6, ठीक है। दूसरा जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, नायलॉन 6। और तीसरा भी जनरली एनसीईआरटी में भी दो के बारे में डिस्कशन है, तीसरे के बारे में भी डिस्कशन है, लेकिन काफी कम, बस नाम लिख करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। और वो तीसरा जो है और काफी इंपॉर्टेंट है, नायलॉन, नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाता है, ठीक है, उनका अल्टरनेटिव आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, पॉलीमर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूज कहाँ होता है इसका, ठीक है, यूजेस क्या है भाई, तो टेक्सटाइल में,
टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नायलॉन का कपड़ा होता है, ठीक है। सीट्स में बनाने में, सीट्स में, ठीक है। और रोप, नायलॉन का रस्सी भी होता है, ETC, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले नायलॉन 66 पर। किस पे आते हैं? नायलॉन 66, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका कौन सा हो जाएगा? नायलॉन, सबसे पहला जो देखेंगे नायलॉन 66। अब ये नायलॉन 66 ही नाम क्यों पड़ा? ठीक है, नायलॉन 66। तो यहाँ पे जो 6 है, 6 कार्बन का एसिड लेते हैं और उस एसिड का नाम है एडिपिक एसिड, याद है? एडिपिक एसिड, ठीक। क्लियर है? याद आ रहा है? एडिपिक एसिड, ओम्स गैप, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा HOOC, HOOC, और ये CH2 का होल 4 और C डबल OH। 6 कार्बन है क्या? 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 6। ओम्स गैप का एडिपिक एसिड मोनोमर है। और साथ ही साथ, अच्छा, दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ क्या नजर आ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं क्या? यस। और दूसरा वाला जो लेंगे हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, ये, तो इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसलिए 6 पड़ा। नाम क्या है इसका? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन होगा क्या? H2N, ठीक है, CH2 का होल 6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? NH2, यही है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? और ये दोनों क्या है? मोनोमर है। ये दोनों क्या है? इसके मोनोमर है, मोनोमर्स है, ठीक है। किसके? नायलॉन 66 के। अब कैसे रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। किस प्रकार से रिएक्शन होगा वो देखेंगे जरा सा। बेटा दे इसको, ठीक। तो क्यों नाम रखा गया 66? नायलॉन 66 नाम क्यों रखा गया, समझ में आया? क्योंकि 6 कार्बन का एडिपिक एसिड है और 6 कार्बन का हेक्सामिथाइलिन, यस, ठीक है। अब देखेंगे डाइएमाइन, उसके बाद देखेंगे कैसे रिएक्शन होगा। तो ये रहेगा OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा? CH2 का ये होल 4, ठीक। और यहाँ भी क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा OH। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा ये H2N, CH2 का होल 6, और ये रहेगा NH2। बात समझ में आया? ठीक। अब इसका, इसमें होगा क्या? इसमें बाहर निकल जाता है वाटर। क्या बाहर निकलता है? वाटर। और वो भी कितने टाइम्स? N टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स? N टाइम्स। ये कितने टाइम्स लिए हुए हैं? N टाइम्स लिए हुए हैं, ठीक है। कितने टाइम्स लिए हुए रहेंगे? N टाइम्स, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वाटर कैसे निकलेगा? इसका, इसका OH और इसका H, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसका हम क्या लिख देंगे? ऐसे लिख रहे हैं, H ऐसे। तो इसका OH और इसका H बाहर निकाल रहे हैं। इधर से भी इसका क्या बाहर निकल जाएगा? क्या H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इधर से इसका बाहर क्या निकल जाएगा? OH का पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। आगे यदि फिर से जुड़ेगा तो, फिर से यदि ये वाला पार्ट आएगा तो, और मोनोमर है तो लगाएंगे, जिससे बनेगा क्या? जिससे बन जाएगा ये डैश C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 का होल 4, ठीक है, CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा NHCH2 का होल 6, और ये रहेगा NH डैश, ठीक है। बात समझ में आया? ये देखेंगे। और ये यहाँ आ गया नायलॉन 66, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? एमाइड, एमाइड वाला लिंकेज आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एमाइड लिंकेज है ये, एमाइड लिंकेज। और ये क्या है आपका? नायलॉन 66 इसका नाम है। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस तरीके से काम चल रहा है? और ये आपका क्या है? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और ये क्या था आपका? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है, डाइएमाइन। क्लियर है? अब आगे यदि हम इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। यूजेस में क्या लिखवाए हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काफी यूज है, इस्तेमाल है, ठीक है। लेमिनेटेड सीड्स में इसका इस्तेमाल किया था, रोप रस्सी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कई सारे, ठीक है। अब आगे देखेंगे नायलॉन 6, जो आगे है वो नायलॉन 6, ठीक है। दूसरा में जो देख रहे हैं वो क्या है? नायलॉन 6।
तो नायलॉन 6 जो है उसका जो मोनोमर रहता है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कई बार हम लोग जो रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में, उसमें कई बार कैप्रोलैक्टम आया था, ठीक है। इवन जो हम लोग नेम्ड रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें भी कैप्रोलैक्टम कई बार आपको बना है, और बताए भी और कहे भी थे कि पॉलीमर्स में उसको हम लोग दोबारा यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। NH, ठीक है, ऐसे 7 मेंबर्ड का रिंग आपका था, और इसी को क्या बोलते थे, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, क्या था ये, कैप्रोलैक्टम। और ये बेसिकली बनता कहाँ से है, तो याद होगा आपको कि साइक्लिक कीटोन यदि हम ले ले और उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, उसका रिएक्शन पहले हाइड्रोक्सी एमाइन, ठीक है, और साथ ही साथ क्या ले लें, PCl5, या ले लें हम H2SO4, या ले लें हम कोई भी लिविस एसिड, याद आ रहा है, ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट वाला जो पार्ट आता था, ठीक। तो जिससे क्या बन जाता है, कैप्रोलैक्टम। उसमें क्या है, ध्यान में रखेंगे कि 6 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है, ठीक है, 6 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है 7 मेंबर्ड के रिंग में। अब इसका हम लोग क्या करवा देंगे, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, और पॉलीमेराइजेशन में ये यहीं से जो है वो ब्रेक कर जाता है, यहीं से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, जिससे मिलेगा क्या, ये वाला पार्ट इधर, डैश C डबल बॉन्ड O, और कार्बन कितने हैं अंदर में, तो केवल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, इसको काउंट करके, तो इसको यदि छोड़ दे तो कितने बचे, 5 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, ये CH2 का होल 5, और ये रहेगा आपका NH। और ये यदि आप कंटिन्यू इसी फॉर्म में मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 6, क्या बोलेंगे, नायलॉन 6, ठीक है। ये किस में आपको काम आता है, ठीक है, यूजेज जो है, यूजेज जो है तो टायर कोड्स में, टायर कोड्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, रोप बनाने में, ETC, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से इसका यूजेस को ध्यान से और थोड़ा निकाल करके नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कैप्रोलैक्टम तो हो सकता है आपको बनाने में दे दे पूरे मैकेनिज्म के साथ, ठीक है, फिर आगे पॉलीमराइजेशन करवा के आपसे पूछे कि ये क्या होता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें जो दूसरा है फॉर्म, जो अपना पहला जो फॉर्म था वो कौन सा हम लोग पढ़े, किसके बारे में, इसके बारे में, नायलॉन 6 जो था उसके बारे में, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि पहला जो पढ़े वो नाइलॉन्स के बारे में पढ़े और पॉलीएमाइड्स के बारे में। पॉलीएमाइड्स कैसे कहें इसको, क्योंकि एमाइड लिंकेज जो है वो बार बार आगे बढ़ता जाए, ठीक है, बार बार आगे बनता जाएगा, इसलिए क्या कहा गया, पॉलीएमाइड्स भी कहा गया, ठीक है। अब ध्यान से जरा सा समझेंगे कि ये पहला वाला पार्ट था, इसमें तीसरा वाला भी है, तीसरा वाला कौन सा है, नायलॉन 6 के बाद कौन सा है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 वाला, ठीक है। तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल। जब बायोडिग्रेडेबल बताएंगे ना तो उसको साथ में ही एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे तुरंत थोड़ी देर बाद। तो ये दो हो गए इसमें, और जो पहला नायलॉन्स पढ़े हैं उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पॉलिस्टर। नायलॉन्स के बाद वाला जो हम लोग देख रहे हैं पॉलीएमाइड्स के बाद, वो दूसरा नंबर में क्या देखेंगे, पॉलिस्टर, ठीक है। ठीक है, किसके बारे में आप देखेंगे, पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, पॉलिस्टर का बहुत ज्यादा यूज है। कई बार जो फैब्रिक्स में जो है वो आपको पॉलिस्टर मिला हुआ ही हल्का मिलेगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा यदि आप कॉटन का सामान लेने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्योर कॉटन क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ही वो एक दो धुलाई में वो क्या हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें जो आयरन हम लोग करते हैं, जो प्रेस करते हैं, वो थोड़ा सा और ज्यादा उसमें लगता है, ठीक है, बहुत मजबूती से करना पड़ता है और काफी भार पड़ता है, ठीक है। तो और तुरंत एक बार ये पहनेंगे तो थोड़े देर के बाद जो उसका क्रीज रहता है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या रहता है ना कि इसको मिलाने से थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ जाता है, और हालांकि ये पहनने में यदि कंप्लीट पॉलिस्टर रहे तो पहनने में मतलब कि फाइबर जो है ये जो कपड़ा जो इसका बनेगा ना, क्लॉथ बनेगा, वो काफी ज्यादा आपको इरिटेटिंग लगेगा, परेशान करेगा, और गर्मी के दिनों में तो खास करके पॉलिस्टर लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है, पूरा हीट कर देता है।
हालांकि रिंकल फ्री रहता है ये, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी होता है गर्मी के दिनों में यदि पॉलिस्टर का उस क्लॉथ में अमाउंट ज्यादा है तो, ठीक है, परसेंटेज ज्यादा है तो। ये क्या हो जाएगा, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय, दीज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड डायोल्स, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जो कंपाउंड रहेगा उस दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, और डायोल्स यानी कि OH दो रहेंगे, ठीक है, ग्लाइकोल वाला पार्ट, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टेरिलीन या डेक्रोन उसको कहते हैं, टेरिलीन, ठीक है, जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्रोन, टेरिलीन, या फिर क्या कहते हैं, डेक्रोन, ठीक। ये कैसे बना है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि OH C डबल बॉन्ड O, और ये आपका आ जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O OH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया क्या, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और इसको कहते हैं टेरिथैलिक एसिड, याद है, थैलिक एसिड, ठीक है, टेरिथैलिक एसिड। तो ये पैरा पे, बेंजीन रिंग के पैरा पे क्या है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको क्या बोले थे हम लोग, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है, नाम भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ क्या मिला, OH, ये CH2 का होल 2, और फिर से OH डाइओल यानी कि ग्लाइकोल बेसिकली है, क्लियर है। अब इसमें से जाहिर सी बात है क्या निकल जाएगा, वाटर, क्या करवा देंगे, पॉलीमेराइजेशन, तो इसका OH और इसका H, इधर से भी इसका क्या गायब होगा, H, और इसका क्या गायब होगा, OH, यदि आगे बढ़ता जाएगा तब, ठीक है, एनमोल्स उसी तरीके से रहेगा ये भी, और ये वाला भी। इससे बनेगा क्या, नीचे लिखते क्या, इससे बनेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आ जाएगा आपका O CH2, और ये O, और ये डैश, बेसिकली ईस्टर वाला लिंकेज आएगा, ठीक है, कौन सा लिंकेज आ जाएगा, ईस्टर लिंकेज यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया, और इसी को कहते हैं टेरिलीन, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, टेरिलीन, क्लियर है, बात समझ में आ रहा, इसका क्या यूजेज है भाई, ठीक है। ये कैसा फाइबर रहता है, फाइबर क्रीज रेसिस्टेंस, ठीक है, कपड़े में आपका क्रीज जो है वो खराब नहीं होता है जल्दी इसमें, ठीक है, एंड ब्लेंडेड विद, एंड ब्लेंडेड विद कॉटन, एंड ब्लेंडेड विद कॉटन एंड वूल, ठीक है, टू गिव देम स्ट्रेंथ, टू गिव देम स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ब्लेंड किया जाता है किसको, कॉटन के साथ या फिर ऊल के साथ, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। और अगला जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं बी नंबर, टेरिलीन के बाद ग्लिप्टल, इसको देखने वाले हैं, ग्लिप्टल को मिटा दें, और ये किसके टाइप है, जी हाँ, पॉलिस्टर के, ठीक है, पहला क्या देखे, टेरिलीन, और दूसरा देख रहे हैं ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये भी उसी तरीके से थैलिक एसिड रहेगा, ठीक है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड क्या है, यही तो है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, OH, यहाँ भी हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और OH, ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या मिला देंगे, OH, सेम चीज, और ये क्या रहेगा आपका, OH CH2 का होल 2, और ये OH, क्लियर है, बात समझ में आ रहा, वही ग्लाइकोल, ग्लाइकोल पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, माइनस क्या हो जाएगा, वाटर, यहाँ से OH, और इसका क्या होगा, H, ऐसा लिखते हैं, ये वाला पार्ट,
ठीक है। फिर यहाँ से जो आगे रहेगा, आगे यदि कोई रहेगा तो ये इस तरीके से गायब होगा, और फिर आगे यदि रहेगा तो इसका एच गायब होता है ना, इस तरीके से फिर आगे गायब कर देंगे। ठीक है, जिससे जो बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या रहेगा फिर ओ सी एच टू का होल टू, और ये ओ। ठीक है, ऐसा बनता हुआ फिर नजर आएगा। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा एन यहाँ पे। तो ये किसका हो गया, हम लोग किसका देखें, पॉलिस्टर का देखें। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉलिस्टर वाला पार्ट भी। और उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। आगे बढ़े क्या, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं, आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, आगे जो देखने वाले हैं उसका क्या नाम है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फेनॉल। पहला इसका जो देखेंगे, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, पॉलीमर, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। और इसमें जो आता है वो दो पढ़ना आपने को, नोवोलैक और बैकेलाइट, नोवोलैक एंड बैकेलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोवोलैक एंड बैकेलाइट, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, और जो बैकेलाइट है ना, बैकेलाइट जो है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ध्यान में रखेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। ठीक है, और ये जो रहता है नोवोलैक जो रहता है वो क्या रहता है, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर का टाइप है। और ये किस में यूज होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर पेंट्स, पेंट्स नोवोलैक। ठीक है, नेरोलैक, नेरोलैक जो होता है, ठीक है, उससे याद रखेंगे, पेंट में इस्तेमाल होता है। और इसमें, इसमें आपको बैकेलाइट में सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसका यूज कहाँ होता है, यूज जो रहेगा वो कहाँ हम लोग करेंगे, तो यूज हो जाएगा कम बनाने में, कम। ठीक है, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स। ठीक है, यूटेंसिल इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में, इलेक्ट्रिक स्विच में, इलेक्ट्रिक स्विच जो रहता है, ठीक है, स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड में। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। किसमें इस्तेमाल होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि एक बार यदि हीट कर दिए, यानी बनाते वक्त ही उसका एक जो उसको स्वरूप डालना है वैसा उसका स्ट्रक्चर बना देंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर यदि हम उसको हीट करना चाहें तो हम उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें नोवोलैक में क्या होगा, जो भी आपका ये रहेगा उसको हम लोग बार बार हीट करके बार बार हम उसका स्ट्रक्चर को बदल कर सकते हैं, जिससे कि पॉलीथीन वगैरह जो समझ सकते हैं उसको बार बार हीट करो, बार बार कुछ करो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लिनियर पॉलीमर में जब हम लोग देखे थे, एडिशन पॉलीमर। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि कुछ भी हीट करो, क्या करो, उससे कोई मतलब नहीं है, बार बार आप प्लास्टिक को हीट करो, चेंज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि एक बार यदि उसको हम सेट कर दिए, स्विच बोर्ड ही देख लीजिए ना, आपका स्विच जो रहता है उसको हम पिघला करके थोड़ी दूसरा स्वरूप दे सकते हैं, जहां हम उसको मारेंगे तो टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, फिर से चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब वही। तो थर्मो का क्या मतलब होता है, यहाँ पे थर्मो का मतलब होता है हीट, ये तो पता है, हीट। और ये सेटिंग एक तरह से क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। एक बार जहां हीट किए, ठीक है, हीट करके एक बार जहां उसका फॉर्म में आया, देन वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सेट हो जाता है एक अपना फिक्स्ड स्वरूप में, जो दोबारा कभी भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है, दोबारा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब देखेंगे किस तरीके से ये फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन किसके साथ होगा, वही फेनॉल के साथ। ठीक है, फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है, ये अपना फॉर्मल्डिहाइड के साथ। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कर दिए। और ये फेनॉल जो है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, एक्टिवेटिंग है, ओपी डायरेक्टर है। ओपी डायरेक्टर है, जानते हैं ना। इसका रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवा दें, H प्लस के साथ या फिर OH माइनस के साथ। H प्लस के साथ करवाएंगे तो कहाँ पे होगा, पहले इसके साथ रिएक्ट होगा यहाँ पे, फिर आगे जो है रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। यदि OH माइनस के साथ करवाएंगे तो OH माइनस इसके साथ H के साथ रिएक्ट करके फेनॉक्साइड आयन बनाएगा और इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को और क्या कर देगा, मजबूत कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर देगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है, दोनों ही केसेस में जो है वो रिएक्शंस होंगे। और किस तरीके से रिएक्शंस होगा, यदि H प्लस के साथ करवाएंगे तो ये यहाँ, और फिर जो बॉन्ड है वो कहाँ टूट जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे। ठीक है, और पैरा पे, यानी ये वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे चला जाएगा और कहाँ जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। और यदि OH माइनस का अटैक करवाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इस H प्लस को बाहर निकाल लेगा और फिर ये वाला पार्ट आपका चला जाएगा। और रिएक्शन कौन सा है, SE रिएक्शन है। ठीक है, वही न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो वाला रिएक्शन आएगा। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, कई सारे प्रोडक्ट आने के चांसेस है। OH, ठीक है, CH2 OH ये बनेगा। या फिर क्या बन सकता है, ऑर्थो पे चला गया। या फिर क्या बन सकता है, OH और ये आ जाएगा आपका CH2 OH ये बन सकता है। और क्या बन सकता है, बन सकता है OH, ठीक है, ये आपका फेनॉल, और दोनों तीनों तरफ CH2 OH, ठीक है, CH2 OH और ये CH2 OH ये आ सकता है। या फिर हो सकता है, ठीक है, क्या बन जाए, कुछ इस तरीके से भी नजर आ जाए, कौन सा, OH CH2 OH और यहाँ पे CH2 OH, इस तरीके से प्रोडक्ट आपको देखने को मिले। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा वो हम लोग देखेंगे थोड़ा। ठीक है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नोवोलैक और बेकेलाइट क्या क्या होता है, क्या यूजेस होता है वो बताएं अभी। अब होगा क्या कि इसी में से एक हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लेंगे। ठीक है, ये अपना फेनॉल है, ये CH2 OH CH2 OH ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फेनॉल के साथ। ठीक है, ये भी N मोल्स, फेनॉल के साथ ये भी N। अब होगा क्या, किसके प्रेजेंस में, तो H प्लस और डेल्टा, किसके प्रेजेंस में, H प्लस डेल्टा। तो H प्लस क्या करेगा, डिहाइड्रेशन वाला पार्ट, ये यहाँ से अटैक H2O बनेगा और फिर ये बाहर। ठीक है, सेम चीज, सेम चीज कहाँ पे, यहाँ पे अटैक और H2O बन के यहाँ से बाहर। ठीक, जिससे इसे दो तरफ से फेनॉल पे अटैक करने का यानी जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये क्या होगा, बेसिकली किस तरीके से बनेगा, CH2, ठीक है, क्या बनेगा, ये डैश CH2। ठीक है, और ये आपका फेनॉल वाला पार्ट, इसको ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, CH2 ये OH और ये खाली। ठीक है, और फिर आगे क्या हो जाएगा, कि इस तरीके से CH2 और ये OH, ठीक है, और फिर CH2 ये आपका OH और फिर CH2 डैश ये। ठीक है, क्लियर है, और यहां से भी इस तरीके से। क्लियर है, तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, नोवोलैक, इसको क्या बोलेंगे, नेवोलैक, नेवोलैक बन रहा है। ठीक है, लीनियर पॉलीमर की तरह ये आगे एक दूसरे से क्या होते जाएगा, जुड़ता जाएगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड जब हम लोग लिए हैं तो, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ले लेंगे, ये वाला मिटा दे इसको, ये बना आपका नेवोलैक। ठीक, अब क्या इसमें कर रहे हैं, ये ध्यान से देखेंगे, ये कर रहे हैं, यदि इस तरीके से नजर आया, कैसे, इस तरीके से नजर आया, ये OH ये CH2 OH CH2 OH
और ये CH2OH इस तरीके से नजर आया। और ये H और साथ ही साथ क्या रहेगा, फेनॉल, ये रहेगा OH, ये भी N टाइम्स, ये भी N टाइम्स, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, H प्लस और हीट, यहां से भी OH, यहां से भी OH, यहां से भी OH गायब होगा, ठीक है। बनेगा क्या, ये आपका CH2, ठीक है, CH2, ये OH और नीचे भी CH2 खाली रहेगा, खाली रहेगा। हाँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये CH2, ठीक है, और ये फिर ये आपका OH और नीचे CH2 खाली, ठीक है। और ये CH2 किसका रहेगा, दूसरे वाले का, ये तो फेनॉल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे आगे CH2 और ये वाला पार्ट, ये रहेगा OH और ये CH2 खाली, और इसके नीचे रहेगा CH2। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब इसके बगल, इसके इसके नीचे कौन सा आएगा, फेनॉल वाला पार्ट। तो फेनॉल वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये केवल रहेगा OH, लेकिन इसके बगल में कोई CH2 इससे जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या कर देंगे CH2 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला एक पार्ट। तो ये तो कैसे आएगा, ये आपका रहेगा यहाँ, जो कि इससे जुड़ा रहेगा CH2 से, यानी इसका इसका CH2 है बेसिकली, ये इसका नहीं, क्योंकि ये तो फेनॉल था। और इसका क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा, ऑर्थो पे दो CH2 ग्रुप उस तरीके से, यानी कि ये OH और ये CH2 और ये CH2, और यहाँ पे फिर कौन सा आ जाएगा, फेनॉल का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फेनॉल का पार्ट। तो ये आपका है, क्योंकि पहले से ये है, इसलिए यहाँ पे फेनॉल का पार्ट OH, और इसके बगल में कोई ना कोई CH2 ऐसा ही कोई ग्रुप आकर के जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, N टाइम्स, और ये बनेगा आपका बैकेलाइट, बैकेलाइट, ठीक है। बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है बैकेलाइट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया आपका, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का पार्ट होता है। आगे हम लोग देखेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। क्या देखेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दूसरा वाला, दूसरा वाला, ठीक है। सेकंड देखेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में हम दो देखने वाले हैं, ठीक है। यानी दूसरे वाले में हम जो पहला देखने वाले हैं वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और दूसरा देखने वाले हैं मेलेमाइन, दूसरा देखने वाले हैं मेलेमाइन। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में कि यूरिया रहेगा आपका H2N C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा NH2, यही है ना यूरिया। और इसका रिएक्शन किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड O, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, रिएक्शन होगा, ठीक। और यानी थोड़ा सा हीट करेंगे, वही पॉलीमराइजेशन का पार्ट होगा, जिससे बनेगा क्या, NHC डबल बॉन्ड O, NHCH2, और ये N, ये बनेगा, और इसी को कहते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। इसी का क्या बन गया, जुड़ करके पॉलीमर बन गया, और इसको क्या कहेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, रेजिन, वही सेम पॉलीमर। और ये नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्रॉकरी में इस्तेमाल होता है, क्लियर है। अब दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं, बी वाला मेलेमाइन, मेलेमाइन। तो बेसिकली मेलेमाइन क्या है, साइक्लिक ट्राइमर है, किसका, यूरिया का, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ यूरिया, ट्राइमर ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया का साइक्लिक ट्राइमर है, कैसे, ये रहेगा CNH2 डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा NH2, और ये क्या रहेगा O डबल बॉन्ड C, और ये रहेगा NH2, और ये रहेगा NH2, और यहां से क्या रहेगा फिर H2N, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा NH2, ठीक है। ट्राइमर हो गया तीन, यहां से भी बाहर निकलेगा वाटर, यहां से भी बाहर निकलेगा वाटर, और यहां से भी बाहर निकलेगा वाटर,
ठीक है, जिससे जो बनेगा यानी 3 मॉलिक्यूल वाटर बाहर, और जिससे बनेगा क्या बनेगा, NH ठीक है, NH, और ये रहेगा CNH ऐसा, और यहाँ पे क्या रहेगा डबली बॉन्डेड, और C से जुड़ा हुआ क्या रहेगा NH2 और NH2, और यही है आपका मेलामाइन। यही है क्या आपका मेलामाइन। अब मेलामाइन के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, आगे किसके साथ रिएक्शन होगा, मेलामाइन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, इसी को कहेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये मेलामाइन तो बना अभी, और मेलामाइन क्या है यहाँ पे पॉलीमर, ठीक, मेलामाइन क्या है यहाँ पे पॉलीमर, देखेंगे जरा। अब इसका रिएक्शन यानी जो मेलामाइन बना, जो मेलामाइन बना उसका रिएक्शन, ठीक है, उसका रिएक्शन यानी कि NH, ठीक है, ये आपका रहेगा NHC CNH, और ये ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से, और ये क्या रहेगा NH2, यहाँ भी क्या रहेगा NH2, और यहाँ भी क्या रहेगा NH2, रिएक्शन किसके साथ CH डबल बॉन्ड O, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जो बनेगा यानी पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और जो आने वाला यानी इधर से भी उसी प्रकार से होगा, H गायब हो जाएगा, ठीक है, CH2, और इधर से भी क्या गायब होगा, OH तो वो गायब होगा ही, ठीक है, जिससे क्या बनेगा डैश NH, ठीक है, ये रहेगा NH, ये आपका NH, ठीक है, ये आपका NH, और ये ऐसे जुड़ा रहेगा, और यहाँ से भी NH, ये पार्ट बाहर, और ये पार्ट क्या हो जाएगा NH2, ये क्या बन गया आपका, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग दे देंगे, ठीक है, और ये N दैट इज क्या बनेगा, ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको क्या बोलेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, ये आपका हुआ। और ये क्या रहेगा अनब्रेकेबल, क्रॉकरीज में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, लिख लेंगे अनब्रेकेबल, ठीक है, क्रॉकरीज में, क्रॉकरी में, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इस्तेमाल इसका होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पहले नोट करिए। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर देखेंगे हम लोग, जिसमें दो पढ़ना है अपने को, ठीक है, एनसीईआरटी में हालांकि नाम केवल मेंशन किया है, लेकिन उसको भी देखेंगे पूरे अच्छे से कि क्या है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेसिकली कई सारे जो पॉलीमर हैं, प्लास्टिक हो गए या कई सारे ऐसे हैं, थर्मोकोल वगैरह जो बनता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं होता इन द सेंस कि हम लोग दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और काफी जो है वो कूड़ा के तरह वो जो है वो जमा होते जाता है। यदि एक बार यदि सॉइल में चला गया तो उसका फर्टिलिटी को भी खराब कर देता है, ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको अपने एलिमेंटल फॉर्म में वापस नहीं ला पाते, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं, ठीक है, पर्यावरण के लिए वो सही नहीं होता है। लेकिन तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, प्लास्टिक और कूड़ा कचरा जो है वो बढ़ते जा रहा है, और वो खत्म ही नहीं हो पाता, यानी कि अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ ही नहीं पाता है। तो उसको ठीक करने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बहुत ज्यादा जरूरत है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी में हालांकि अभी तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बहुत कम है, उसका यूज काफी कम है हमारे सोसाइटी में, हमारे जो लोग हैं उनके बीच में, लेकिन फिर भी जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो क्या होगा, वो आसानी से अपने एलिमेंटल फॉर्म में वापस आ जाता है, जिससे एनवायरनमेंट में कोई भी परेशानी नहीं होती है, ठीक है, साइकिल रहता है वो बना रहता है। क्लियर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में सबसे पहला जो पढ़ना वो पॉलीएमाइड का पार्ट पढ़ना है, ठीक है, पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड में जो हम लोग छोड़ दिए थे, एक चीज छूटा था, 3 पढ़े थे, एक नायलॉन 6 और एक बोले थे नायलॉन 2 नायलॉन 6 पढ़ना है। तो पॉलीएमाइड में ही ये वाला जो पार्ट है कौन सा पढ़ना है, नायलॉन, ठीक है, 2 नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये वाला अपने को पढ़ना है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये वाला जो है नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसमें जो नायलॉन 2 होता है
नाइलॉन 2 वो बेसिकली क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे, ग्लाइसिन क्या होता है, CH2 NH2 C डबल O H, NH2 CH2 C डबल O H, दैट इज ग्लाइसिन, दो कार्बन, इसलिए क्या बोला गया, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2। और इसमें दूसरा वाला जो होता है उसका नाम है आपका एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है वो क्या है, 6 कार्बन इसमें होते हैं, 6C होते हैं, और नाम क्या है इसका, एमिनो एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। एमिनो कैप्रोइक एसिड क्या होता है, NH2 CH2 का होल 5 और C डबल OH, यही है आपका एमिनो कैप्रोइक एसिड। कैसे बनता है, कैसे बनता है ये जरा सा देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से बनेगा ये देखेंगे, मिटाते हैं इसको तो देखेंगे। ठीक है, कैसे बनता है, तो ये रहा आपका H2 NCH2 और ये C डबल बॉन्ड O, ग्लाइसिन वाला पार्ट, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा, ये एमिनो जो एसिड था आपका उसका, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा H2NCH2 एमिनो कैप्रोइक एसिड, CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसका क्या हटेगा OH, और इसका क्या लेंगे हम लोग H, इसका क्या लेंगे केवल H, और इसका क्या लेंगे OH, ठीक है। ये क्या होगा, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन जिससे बनेगा क्या, NH CH2NH, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या आ जाएगा H NH NH CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O और ये डैश, ठीक है, और ये N, और यही आपका बन गया क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पहला पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। पॉलीएमाइड लिंकेज यहाँ पे आएगा, आपको बार बार एमाइड का लिंकेज मिलेगा, पॉलीएमाइड, ठीक है। और ये क्या आएगा आपका, किस में आएगा, पॉलीएमाइड में आता है, किसमें आता है, पॉलीएमाइड में आता है। दूसरा जो देखेंगे वो क्या रहेगा, PHBV, मिटा दे इसको। दूसरा जो है बायोडिग्रेडेबल में वो क्या रहेगा, PHBV, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PHBV। और ये किसका पार्ट का है, कोपॉलीमर का, कोपॉलीमर का पार्ट का है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, सॉरी बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हम लोग करवाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ठीक है, वैलेरिक एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, H प्लस और हीट, H प्लस और हीट, बाहर क्या निकल जाता है, वाटर, और ये एक प्रकार का स्टेरिफिकेशन होता है। क्या होता है, स्टेरिफिकेशन यानी एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक। और जो बनता है वो कोपॉलीमर रहता है, कोपॉलीमर किसका, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये बन करके तैयार होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, PHBV, जिसको क्या बोलते हैं, PHBV, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। अब क्या इसका रिएक्शन है वो भी देख ही लेते हैं, मिटाते हैं इसको। क्या इसका रिएक्शन होता है PHBV का, ये आप क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जो है वो क्या हो जाएगा, CH3CHOHCH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये अल्फा और ये बीटा, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारोइक एसिड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड, क्लियर है।
ये, और साथ ही साथ क्या मिला, ब्यूटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, और ये CH3 CH2 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये OH, ठीक है। और होगा क्या, इसका OH, इसको यदि H यहाँ पे लिखे अल्कोहल और ये एसिड, तो इसका H इसका OH, और यदि इसका H ले तो जो आगे कोई एसिड रहेगा उसका, और इसका OH ले तो कोई आगे एसिड रहेगा उसका, क्या करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जिससे क्या मिलेगा, जिससे मिलेगा O डैश O, और ये CH3, ये रहेगा CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या जुड़ेगा O CH2 CH3, और ये आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये डैश, ठीक है। ये इस प्रकार से ये N, ठीक है, कंटिन्यू चलता जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, PHBV, इसी को क्या बोलते हैं, PHBV। और ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बात समझ में आया, ये भी क्या है आपका, बायोडिग्रेडेबल में आता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, और ये पॉलिस्टर का अल्टरनेटिव, ध्यान में रखेंगे, अल्टरनेटिव ऑफ पॉलिस्टर, नेटिव ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर का ये अल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पे जितने भी पॉलीमर थे, जितने भी रिएक्शंस थे, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस फाइनली हम लोग को क्या देखना बाकी रह गया, क्लासिफिकेशन, ठीक है। नोट करें, फिर बताते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्या देखना है, क्लासिफिकेशन। अब जैसे ही हम आपको क्लासिफाई कर देंगे कौन सा पॉलीमर किस में आता है, एक तरह से आपका पूरा रिवीजन भी होता चला जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन भी कई आधार पे किया गया है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है, सोर्स के बेसिस पे, मतलब कहां से आया है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो पहला जो था उसको क्या कहा गया, नेचुरल पॉलीमर, क्या बोला गया, नेचुरल पॉलीमर। दूसरा जो था वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तीसरा जो था उसको क्या बोला गया, आपका मैनमेड पॉलीमर, ठीक है, मैनमेड पॉलीमर, ठीक है। तो नेचुरल रबड़ कहां से आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है कि कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल से मिलता है। ये कहां से आपको मिलेगा, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, से आपको मिलेगा। जाहिर सी बात है नेचुरल है तो प्लांट और एनिमल से ही मिलेगा। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल सेल्यूलोज पॉलीमर में, इसमें पढ़े हैं ना, किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में। सेल्यूलोज जो बोले थे क्या है, ये भी एक प्रकार का पॉलीमर ही है, ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, ठीक है। सेल्यूलोज, नेचुरल रबड़ पढ़ चुके हैं, नेचुरल रबड़, ठीक है, याद आ रहा है। स्टार्च के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टार्च के बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी क्या था, दो चीज इसमें था, एमाइलोज था, एमाइलोज पेक्टिन था, याद आ रहा है। 20% 80%, जिसमें 416 वाला जो था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला बात बनता था। दो, एक एमाइलोज था उसमें अलग बनता था, ठीक है, लीनियर हो जाता था, और एमाइलोपेक्टिन में क्या हो जाता था, ब्रांच पॉलीमर टाइप बनते थे। ये वाला चीज भी हम लोग कहां पढ़ चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स में, जहां पे बोले भी थे कि ये क्या है, पॉलीमर है। प्रोटीन भी क्या है, एक तरह का पॉलीमर ही है। बहुत सारा एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड पढ़े हैं तो एमिनो एसिड का लार्ज बड़ा चेन जब मिलता है तो वो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। सिल्क, ठीक है, वूल, ये तो जानते ही हैं, ETC, ठीक है। एक ग्लाइकोजेन भी ऐड कर लेना है, ETC, ठीक है। ये सारा क्या आपका आएगा, नेचुरल रबड़ में। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया कि नेचुरल ही था, लैब में ले गए और थोड़ा सा कुछ केमिकल के साथ ट्रीटमेंट वगैरह किए, और फिर जो पॉलीमर अपने को नजर आया वो क्या था, आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आता है, ठीक है। लैब में ले आने के बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए,
या फिर उसके कलर को चेंज करने के लिए, या फिर थोड़ा सा और बढ़िया करने के लिए, ठीक है, और थोड़ा उसके प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज को ही ले गया, थोड़ा सा ट्रीट किया थोड़ा सा, और सेल्यूलोज एसीटेट। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, और नाइट्रेट। ये भी क्या है, आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आता है। और सिंथेटिक पॉलीमर ये क्या है, सॉरी मैनमेड पॉलीमर, ये तो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट सिंथेटिक, कंप्लीट लैब में बनाने के लिए। एग्जांपल देखें इसका, आपको याद आएगा सब, ब्यूना एन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, याद आ रहा है, नियोप्रीन, सब पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 26, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे टेरिलीन, ठीक है, ग्लेप्टल, ग्लेप्टल पढ़ चुके हैं, पीएचबीवी अभी तुरंत खत्म किए हैं, सारा पढ़ा हुआ। और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे एडिशन पॉलीमर, क्या ऐड कर लेंगे, एडिशन, एडिशन पॉलीमर, जो कौन सा इसका भी खास करके होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, सारा जो है एग्जांपल आपको मिलेगा, सारा कौन सा है, मैनमेड पॉलीमर का है, सिंथेटिक, सारा सारा पढ़ चुके हैं, एक नाम भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग इसका देखेंगे तो आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो सोर्स के बेसिस पे हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे अब हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला को कहा गया है लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, लीनियर पॉलीमर में एकदम जो जो पॉलीमर रहते हैं वो एकदम लीनियरली जाते हैं, ठीक है, कैसा जाते हैं, लीनियरली जाते हैं, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। और एग्जांपल इसका, एग्जांपल पीवीसी, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप्स वगैरह इस्तेमाल होता है इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पाइप्स वगैरह प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन इसका क्या था, यस मोनोमर था। एचडीपी, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, याद आ रहा है, क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्लियर है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, और हाई डेंसिटी, याद है लो डेंसिटी पॉलीथीन को ही अपग्रेड करके हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाई डेंसिटी ब्रांच था लो डेंसिटी वाला, तो अनब्रांच किया गया था, हाई डेंसिटी पॉलीमर, पॉलीमर। दूसरा जो आएगा वो ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांचेज आएंगे। तो कैसे ब्रांचेज आएंगे, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो थोड़ा बहुत क्या निकल जाएगा, इसमें ब्रांच निकला हुआ आपको नजर आएगा, दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में किस तरीके से आएगा, ब्रांच क्रॉस लिंक्ड बनेगा, इंपॉर्टेंट है, क्रॉस लिंक्ड आपको दिखता हुआ नजर आएगा, यानी एक तो ये आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, आपस में भी जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपको मिलेगा, यानी चारों तरफ से एकदम कॉम्पैक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है, काफी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऐसा क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने के लिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल बैकेलाइट, पढ़ चुके हैं ना, बैकेलाइट, मेलेमाइन, मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन,
etc। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे इसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो सबसे पहले इसमें इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स। ठीक है, तो इलास्टोमर्स जो होते हैं, ठीक है, इलास्टोमर्स जो कहलाएंगे वो क्या होते हैं, वंडरवाल, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, वीक वंडरवाल, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें। अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जो होता है इसके, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, रबड़, रबड़ पढ़ाते वक्त बताए थे ना, नेचुरल रबड़, ब्यूना एस, ब्यूना एस, ब्यूना एन। ठीक है, नियोप्रीन, सब पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है सारा कुछ। दूसरा, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या है, नायलॉन्स, नायलॉन्स। ठीक है, फाइबर, फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें पॉलिस्टर भी आता है, पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर, क्लियर है। तो नायलॉन वाला में जो होता है, नायलॉन के लिए, ये बेसिकली किसके लिए, नायलॉन के लिए। ठीक है, नायलॉन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके, पॉलिस्टर को छोड़ करके ध्यान में रखेंगे, ये बात जो हो रहा है पॉलिस्टर को छोड़ करके, एग्जाम्पल जो होगा वो नायलॉन, नायलॉन 66, नायलॉन 6 etc, ये देखा जाएगा। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर, स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर, बट वीकर देन, वीकर देन, वीकर देन। ठीक है, स्ट्रॉन्गर है यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर बट वीकर देन नायलॉन्स, वीकर देन नायलॉन्स। बात समझ में आया, ये चीज है। अब चौथा वाला जो आपका आ रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला जो आ रहा है वो आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, फोर्थ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो क्या है, इसमें क्रॉस लिंक्ड कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, क्रॉस लिंक्ड होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैकेलाइट और मेलामाइन, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, बैकेलाइट एंड मेलामाइन, क्लियर है। अब एक ऑर्डर बता देते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे लेस जो होता है वो होता है इलास्टोमर, और इलास्टोमर के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फाइबर, ठीक है, या नायलॉन वाला पार्ट ये रहेगा, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेंथ का ऑर्डर है।
तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का भी पार्ट अपना खत्म होता है, पूरे तरीके से अपना जो पॉलीमर का जो सेशन है पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।